नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क की और कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की बात करेंगे। तो लास्ट एक्सप्रेशन में जो रनिंग लास्ट एक्सप्रेशन में मैंने उसको पावर बोला था, दैट वाज टॉर्क, डेवलप टॉर्क। उसको मैंने गलती से डेवलप पावर लिख दिया था। तो एनीवे, जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था डिराइव होके, दैट वाज 3 फेज के लिए 3 और ओमेगा एस एंगुलर स्पीड के लिए आया था इनटू, इसको लिखना बहुत आसान है, प्रैक्टिस से ये बहुत जल्दी आ जाएगा, R2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू R2 अपॉन एस। ये हमारे पास रोटर में, रनिंग रोटर में जो डेवलप टॉर्क है, शाफ्ट पे अवेलेबल टॉर्क है, उसका डेरिवेशन आया था। ऑफ कोर्स शाफ्ट पे जो टॉर्क आएगा माइनस फ्रिक्शन लॉस होगा, लेकिन उसको इग्नोर करें तो हमें फाइनल डेरिवेशन ये आया था। अब हम स्टार्टिंग टॉर्क की बात करते हैं। दिस इज रनिंग टॉर्क, रोटर इज रनिंग विथ स्लिप एस। ये हमारे पास डेरिवेशन है। स्टार्टिंग टॉर्क को आगे बढ़ने से पहले हम रोटर पावर फैक्टर की बात करते हैं। रोटर में पावर फैक्टर कितना होएगा? रोटर का सर्किट डायग्राम है हमारे पास। रोटर में पावर फैक्टर जो होगा उसको हम लिखेंगे cos phi2। cos phi2 विल बी व्हाट? रोटर का सर्किट डायग्राम है, जल्दी से हम ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज x2 एंड रेसिस्टेंस इज R2 अपॉन S। तो पावर फैक्टर cos phi2 कितना होगा? जो रेसिस्टेंस है दैट इज R2 अपॉन S, R2 अपॉन S अपॉन R2 अपॉन S स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि cos फाई कितना होता है? R अपॉन Z होता है। cos फाई कितना होता है? R अपॉन Z होता है। तो इसके लिए क्या होगा? रोटर पावर फैक्टर ये होगा। तो हमें कहने का ये मतलब है कि रोटर पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कितना होगा। रोटर पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कितना होगा, ये हमें देखना है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग का मतलब कि स्लिप इज इक्वल टू 1। स्लिप इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा सिंपली R2 और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब पहले जब ये S 1 से कम था तो डिनोमिनेटर पार्ट वाज लार्ज, अब डिनोमिनेटर स्मॉल हो गया है, मतलब कि ये स्मॉल हो गया है। फिर से बात कर लेते हैं। दिस पार्ट इज नेग्लिजिबल and this is large, numerator is large, now numerator is small। तो इसका ये मतलब है कि रोटर पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग, स्टेशनरी का मतलब हो गया एट स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग ये होगा स्मॉल। पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग होगा स्मॉल, ये हमें ध्यान रखना है। उसी तरह से अब हम टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क होगा जब हम S का मान 1 पुट कर दें। S का मान 1 पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? R2 अपॉन S सिंपली R2 हो जाएगा, x2 स्क्वायर, और यहां पे सिंपली R2 हो जाएगा।
अब हम यहां से टी एस टी, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये सिंक्रोनस स्पीड है, बदलने नहीं जा रहा है, दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम के लिख देंगे, के अपॉन E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2। इसका ये मतलब हुआ कि स्टार्टिंग टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज फंक्शन ऑफ व्हाट, इज द फंक्शन ऑफ E2 एंड X2 तो फिक्स है, X2 इज नॉट गोइंग टू चेंज एज लॉन्ग एज फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा, X2 तो फिक्स है, ये चेंज नहीं है। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो E2 का फंक्शन है और R2 का फंक्शन है। मतलब कि स्टार्टिंग टॉर्क हमें बढ़ाना है तो चाहे E2 को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, या R2 को चेंज करेंगे। यहां से तो हमें बढ़ता ही दिख रहा है, मतलब कि यदि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है तो E2 को बढ़ाएंगे और R2 के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क हमें पता लग गया कि E2 और R2 का फंक्शन है। अब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क का कंडीशन क्या होगा। टीएसटी कितना आ गया, इज इक्वल टू के E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर X2 स्क्वायर इंटू R2। मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क का कंडीशन, ये निकालने के लिए हमें वेरिएबल चेक करना पड़ेगा। ये टॉर्क का वेरिएबल क्या है, टॉर्क का वेरिएबल है रेसिस्टेंस, ना कि रिएक्टेंस। और E2, तो यहां हम रेसिस्टेंस का कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो हमें इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, टीएसटी का मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कि डी टीएसटी अपॉन टीएसटी का फंक्शन क्या है, R2 है, इज इक्वल टू 0। जो कंडीशन होगा वही मैक्सिमम टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग का कंडीशन होगा। तो अब हम डिराइवेशन निकालेंगे टीएसटी का R2 के रेस्पेक्ट में, मतलब कि डिराइवेशन निकालेंगे हम के E2 स्क्वायर का R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2। तो R2 को हम न्यूमरेटर में ही लिख देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू R2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो डेराइवेटिव है दैट इज u अपॉन v का डेराइवेटिव है, ये हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला u डैश, पहले न्यूमरेटर का डेराइवेटिव निकालेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को लिख देंगे, अगेन न्यूमरेटर को लिख देंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए अभी के E2 स्क्वायर तो फिक्स है, तो डेरिवेटिव हमें u के जगह पे क्या बन गया, R2। तो R2 का डेरिवेटिव R2 के रेस्पेक्ट में हो गया 1, और v के जगह पे ये है, तो v के जगह पे हमने लिख दिया R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अब v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू R2, तो v का डेरिवेटिव, ये तो R2 इसमें R2 का फंक्शन है नहीं, R2 का फंक्शन तो है R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2R2 होता है। 2R2 ये हो गया v डैश इंटू u, मतलब ये हो गया 2R2 स्क्वायर हो गया, 2R2 स्क्वायर हो गया। अब v का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसका मतलब हो गया कि ke2 के
x2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि x2 बराबर r2 है। ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन आया, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। इसका मतलब आपको टॉर्क सबसे ज्यादा चाहिए तो R2 को कितना लेवल तक लाना पड़ेगा, X2 के लेवल तक लाना पड़ेगा। मतलब कि R2 में रेसिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, R2 को बड़ा होके X2 तक लाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फिर वुंड रोटर इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टाइम में स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क वी एड रेसिस्टेंस टू द रोटर। क्लियर? स्टार्ट करने के लिए हम रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर। जब हम रेसिस्टेंस ऐड करेंगे स्टार्टिंग टाइम में, तो स्टार्टिंग टाइम का पावर फैक्टर मतलब कि cos phi 2 एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कितना होगा, cos phi 2 होता है R2 अपॉन Z होता है। तो Z का मतलब कि R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यही एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग होता है पावर फैक्टर। तो हमने क्या किया कि R2 को इंक्रीज कर दिया ताकि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाए, तो इसको भी इंक्रीज कर दिया। अब R2 1 से कम है, मतलब ये वाला चीज 1 से कम को हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 0.9 को स्क्वायर करते हैं तो 0.81 आता है, स्क्वायर करने से क्वांटिटी कमता है। तो कहने का मतलब कि नीचे वाला चीज कमेगा, ऊपर वाला चीज बढ़ेगा। इसका मतलब कि पावर फैक्टर इंक्रीज होगा। इसका यह मतलब हुआ कि स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हमने रेसिस्टेंस ऐड किया था, तो उससे पावर फैक्टर भी बढ़ता है। एडिंग रेसिस्टेंस टू रोटर सर्किट at the time of starting also improve or increases the रोटर पावर फैक्टर, या टोटल पावर फैक्टर भी बढ़ेगा। ओवरऑल पावर फैक्टर। तो हम स्टार्टिंग द इंडक्शन मोटर विथ द हेल्प ऑफ यूजिंग इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस की भी बात करेंगे। अच्छा, एक और हम बात कर लें कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है। शॉर्ट सर्किटेड एल्यूमिनियम बार का होता है, शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ द एंड होता है। इसमें हम रेसिस्टेंस, इसके रोटर के सर्किट में रेसिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी अवेलेबल है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और वुंड रोटर इंडक्शन मोटर में। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ओनली हम इस केसेस में करते हैं। और इस केस में करने से क्या फायदा हुआ कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ गया और पावर फैक्टर भी पुअर था जो कि इंप्रूव हो गया। हमने देखा था कि स्टार्टिंग के टाइम पे पुअर था और ये इंप्रूव हो गया। तो इसलिए इंडस्ट्रीज में हम इस्तेमाल करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन या वुंड रोटर इंडक्शन। जब हम इंडस्ट्री में ऑन लोड मोटर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर होता है। इसमें एक और बात हम बताना चाहेंगे
स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग R2. व्हाट अबाउट E2? यदि हम सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते हैं, एक्चुअली E2 इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज. जो मोटर का सप्लाई वोल्टेज सपोज V है तो E2 के प्रोपोर्शनल होता है. तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर. तो पहला आउटकम ये निकला, दूसरा आउटकम ये निकला, और तीसरा हमने और आउटकम देखा था कि एडिंग रेसिस्टेंस टू रोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग improves स्टार्टिंग पावर फैक्टर. तो ये तीनों इसका रिजल्ट निकला. धन्यवाद. आगे के टॉपिक में हम अगला चीजें, महत्वपूर्ण चीजें कवर करेंगे. धन्यवाद.